अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 8 लॉजिक जिसका लेक्चर है 29। टुडे वी विल डिकोड द मीनिंग ऑफ एक्सियम, कंजक्चर, थ्योरम एंड डिडक्टिव प्रूफ और कुछ कंडीशंस। एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल्स रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। ये बेसिकली सेकंड लेक्चर बनता है यूनिट 8 का। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लोगे तो मज़ीद आसानी के साथ ये टॉपिक समझ आ जाएंगे, जो बेसिकली मैं कहूँ तो रियल फाउंडेशन है मैथ की, ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल्स। P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं। P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं। P इंप्लाइज Q। ये जो तीर लगा हुआ है इसको पढ़ना है इंप्लाइज बी आ गिवन कंडीशनल। अब सबसे पहली उस पर उसने कंडीशन है Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड द कन्वर्स। मैं सबसे पहले आपको इंप्लाइज समझा देता हूं कि इंप्लाइज का मतलब क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया था, फिर देख लो इसको। फर्ज करो P और Q दो कंडीशंस हैं। ये उस वक्त फॉल्स होगा अगर P फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट Q हमारे पास फॉल्स हो, तो तब भी जाके ये फॉल्स होगा और बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू होंगी। समझ आ गई है? इंप्लाइज का मतलब समझ आ गया है? तो फर्स्ट कंडीशन उसने दी हुई है हमें स्टेटमेंट Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज Q। बेसिकली इसने यहां पे उसको इंटरचेंज कर दिया है, मतलब कि जगह चेंज कर दी है। P की जगह पे Q आ जाएगा और Q की जगह पे P आ जाएगा, तो इसको आप लोगों ने सिंपल कन्वर्स कहना है। क्या चीज? कन्वर्स। सेकंड है हमारे पास नॉट। इसको जो ये बेसिकली है अलमद्दा टाइप कह लो इसको, वेव फॉर्म में इस तरह। ये नॉट का सिंबल है। नॉट P इंप्लाइज नॉट Q। इसको आप लोगों ने पढ़ना है इनवर्स। किसका? इसमें आप लोगों ने इनके नॉट को ख़त्म करना है, जगह चेंज नहीं की, सिर्फ उनके साथ नॉट को ख़त्म किया है। समझ आई है? जगह चेंज नहीं करनी। इसको आप लोगों ने सिंपल कहना है। ये हमारे पास है इनवर्स। किसका? P इंप्लाइज Q का। थर्ड पे है हमारे पास कंट्रापोजिटिव। अब इसमें क्या है? नॉट P इंप्लाइज नॉट P, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। इसमें बेसिकली दोनों चीजें होंगी। एक तो दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, P चला जाएगा Q की जगह पे और Q आ जाएगा P की जगह पे। और इसके साथ साथ जो नॉट है इसको आप लोगों ने खत्म करना है, तो इसको आप लोगों ने पढ़ना है सिंपल कंट्रापोजिटिव। समझ आ गई है? नेक्स्ट है कुछ उसने टेबल दिया हुआ है, इसको मैं समझाता हूं। फर्ज करो P और Q हमारे पास है दो स्टेटमेंट्स P और Q। नॉट P किस तरह करना है? अगर तो P स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी नॉट में। अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। सही है? इसी तरह नॉट Q निकाल लेना है आप लोगों ने। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। समझ आई है? इंप्लाइज का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगी जब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो और जो सेकंड है वो फॉल्स हो, तब भी जाके ये फॉल्स होगी। अदरवाइज तीनों की तीनों ट्रू रहेंगी। तो ऐसा ही किया है उसने भी। मैं ये रेज कर दूं, ये देखो। फर्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रू। सेकंड क्या है? फॉल्स। तो इंप्लाइज का मतलब क्या होगा? उसमें वो फॉल्स होगी, बाकी तीनों की तीनों ट्रू होंगी। समझ आ गई है? सेकंड कन्वर्स में क्या करना है? जगह चेंज की थी, जिसमें
Q पहले आएगा और P बाद में आएगा। जब Q पहले आएगा तो इसकी स्टेटमेंट पहले लिखनी है आप लोगों ने, मतलब कि मैं ये रेज कर दूं, ये पहले आएगा, Q पहले आएगा, P बाद में आना है। अब यहां पे देखो ट्रू ये है, फॉल्स ये है, तो तब भी ये फॉल्स होगी ना, बाकी तीनों की तीनों क्या होंगी, ट्रू। समझ आई है। इनवर्स में जो भी जिसमें सेकंड कंडीशन थी हमारे पास कि उसमें उसने नॉट को चेंज कर दिया था, इसको आप लोगों ने इंप्लाइज देखना है। फर्स्ट पे P है, नॉट P ये पड़ा है, नॉट Q ये पड़ा है। ये उस वक्त फॉल्स होना है जब पहली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो। ऐसा ही हुआ है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, बाकी तीनों की तीनों ट्रू रहेंगी। समझ आई है। सिंपल एक कंसेप्ट याद रखना है इंप्लाइज के लिए, अगर तो पहली ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगी, बाकी तीनों की तीनों ट्रू होनी है। कंट्रा पॉजिटिव जिसमें बेसिकली उनकी जगह भी चेंज की थी और नॉट का सिंबल्स को भी खत्म किया था। इनमें इंप्लाइज को देखना है, पहले Q है नॉट Q ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखना है आप लोगों ने, फिर P को देखना है। अब यहां पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, ट्रू है, सेकंड फॉल्स होनी चाहिए, फॉल्स है तो यही फॉल्स होगी, फॉल्स है, बाकी तीनों की तीनों ट्रू होनी है। समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। इस थ्योरम को मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले डेफिनेशन देख लो कि इस थ्योरम में क्या कह रहा है। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट। अब इसमें वो क्या कह रहा है, अगर मैं सिंपल आप लोगों को समझाऊं, थ्योरम हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसे हम पहले से मौजूद असूलों को इस्तेमाल करते हुए साबित या प्रूव करते हैं। समझ आइए, वो हमारे पास होता है थ्योरम। ये एक एग्जाम्पल लिखी है, मैं इसकी मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ये मेरे पास है रेक्टेंगल। अब वो कह रहा है कि इसमें जो एंगल है वो 360 होता है। लेट्स सपोज मैंने ना इस पे एक डायगोनल ड्रा कर दी है, डायगोनल जिसको मैं उर्दू में बताऊं वितर, ये ड्रा हो गया। अब इसमें जरा गौर करो तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनती हुई नजर आ रही हैं, एक ये दूसरी ये। अगर मैं दोनों को अलहदा करूं, एक ये हमारे पास होगी और दूसरी होगी ये। ऐसे ही है। अब हमें पता है, मालूम है कि इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का होता है 180 के इक्वल। ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज अल्फा बीटा और गैमा है, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल 1 का किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो जब दो ट्राइंगल्स हैं तो एक ट्राइंगल 180 के इक्वल है उसमें एंगल, तो दूसरे में कितना होगा, उसमें भी 180 ही होता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि हमें पहले से मालूम हकायक की मदद से हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ये हमारे पास होता है थ्योरम, जिसका प्रूव हो, जिसको साबित किया जा सकता है। समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास कंजक्चर। ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस। समझ आइए। मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर मैं इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। डेफिनेशन है, दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड। अब इसमें क्या कह रहा है, मैं आप लोगों को सिंबल समझाने की कोशिश करता हूं।
जो ये बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है जो मुशाहदे की बिना पर सच लगता है लेकिन अभी तक साबित नहीं है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन की बेस पे वो हमें सच साबित लगता है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है कोई भी। एग्जाम्पल है हमारे पास एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप पे ही तकसीम हो, किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है मैंने ले लिया 2 + 2, 2 + 2 4, 2 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। उसने कहा था सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इवन और ग्रेटर देन 2 होंगे, तो 4 निकला है, इवन है। इसी तरह कोई और 2 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 ले लिया और 5, दोनों प्राइम हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 2 और इवन निकला है। इवन मीन्स के ये 2 पे इजीली डिवाइड हो जाता है मुकम्मल। समझ आई है? इस तरह आप लोग 3 + 3 भी ले सकते हो। ये था मेरे पास कंजक्चर। नेक्स्ट है एक्सियम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। मैं इसको हम लोगों को सिंपल बताता हूं। जिसे हम, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो है जिसे हम साबित या दलाइल के सच मान लेते हैं, जिसे हम बेसिकली सच मान लेते हैं बगैर किसी दलाइल के और एविडेंस के। समझ आई है? सच मान लेते हैं। फर्ज करो मैं एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे एग्जांपल लिखी है, थ्रो अ गिवन पॉइंट इनफाइनेटली लाइन कैन पास। अब इसमें क्या क्या है? फर्ज करो एक पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, इसमें से हम बेतहाशा लाइन पास कर सकते हैं। लाइन मीन जिसके दोनों तरफ क्या हो? एरो। हम इसको इसमें से इस तरह भी गुजार सकते हैं लाइन, इस डायरेक्शन में भी गुजार सकते हैं लाइन। काउंट नहीं कर सकते, काफी ज्यादा लाइन गुजार सकते हैं एक पॉइंट में से। इसका कोई प्रूफ है नहीं है, कोई दलाइल, कोई एविडेंस कुछ नहीं है, लेकिन ये इसको ही कहते हैं हम एक्सियम कहते हैं। समझ आइए? ये था मेरे पास एक्सियम। नेक्स्ट है डिडक्टिव प्रूफ। डिडक्टिव प्रूफ की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू। अब इसका मतलब क्या है? हम ना कुछ बातों को सच मानकर उनसे मंत की नतायज निकाल लेते हैं, मतलब कुछ चीजें साबित मान ली हैं, उनसे नतीजा अखज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है 7 डेफिनेशन के। ऑल ह्यूमन बीइंग नीड टू ब्रीथ टू लिव। अहमद है, अहमद इज अ ह्यूमन, अहमद भी इंसान है। देयरफॉर अहमद इज आल्सो ब्रीथिंग टू लिव। अब इसका क्या मतलब है? कि हम सब इंसानों को जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं, ऐसा ही है ना? तमाम इंसानों को जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। तो अहमद भी एक इंसान ही है, तो लिहाजा अहमद को भी जिंदा रहने के लिए सांस ले रहा है ना, तो अहमद भी जिंदा रहने के लिए सांस ले रहा है। मतलब कि जरा क्वेश्चन को या उसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है कि अब हमने सच मान लिया है कि इंसान जो है बेसिकली उसको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, तो अहमद भी एक इंसान है, तो वो भी जिंदा रहने के लिए सांस ही ले रहा है ना। समझ आई है? ये था मेरे पास डिडक्टिव प्रूफ। अब आप लोगों ने दोनों लेक्चर अच्छी तरह देखोगे तो एक्सरसाइज आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अगर किसी की समझ नहीं आई तो बता देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।